नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी मित्रों का बीईओ और समीक्षा अधिकारी के क्रैश कोर्स में, जहां पे आज हम ज्योग्राफी की सब्जेक्ट को डिस्कस कर रहे हैं। और इस क्रैश कोर्स में हमारा टारगेट है कि पूरी भूगोल की समझ आप तक इतनी अच्छी बनाई जाए कि आप जो भी एग्ज़ाम में आप उससे सहायता से सॉल्व कर सकें। तो आज की चर्चा को शुरू करेंगे हम ज्योग्राफी में। जैसा कि हमने पिछली कक्षा में आपसे बात की थी, या पिछली वीडियो हमने बात की थी भारत के प्राकृतिक प्रदेश के बारे में। हमने आपको इस चर्चा के दौरान आपको बताया था कि भारत के प्राकृतिक प्रदेश को 4 भागों में बांटा गया है। 4 भागों में हमने जिस पहले भाग को बताया था, पहला भाग था हमारा हिमालय रेंज की बात करने के बाद हमने आपको दूसरा भाग बताया था गंगा और सिंधु का मैदान। और इसके बाद हमने आपके तीसरे पार्ट को बताया था कि जो अपना रेगिस्तान है, और चौथे पार्ट को हमने बताया था कि प्रायद्वीपीय भारत है। इन चारों पार्ट को चर्चा करते समय हम पूरे भारत के भूगोल की चर्चा कर लेंगे, चाहे नदियाँ हो, पठार हो, झीलें, इन सब की चर्चा करेंगे। जो कुछ छूटेगा उनकी हम अलग से आपसे बात करेंगे। तो सबसे पहले आप देखें कि हमने आपसे बात की थी हिमालय के बारे में। हिमालय के बारे में हमने आपको बताया कि जो हिमालय है वो 3 समानांतर श्रृंखलाओं से बना हुआ एक श्रृंखला उप श्रृंखला थी, और इन तीनों श्रृंखलाओं का हमने नाम आपको बताया था। और वो कौन कौन सी थी? उन श्रृंखलाओं में हमने सबसे पहले आपको दिया था, एक आपको मैप में दिखा देते हैं कौन कौन सी श्रृंखलाएँ, एक बार फिर इससे आपका रिवीजन हो जाएगा। आप देखिए मैप में पहली श्रृंखला हमने आपको बताई थी काराकोरम, आपको मैप में दिख रही होगी। काराकोरम के बाद हमने आपको दिखाया था लद्दाख, और उसके बाद हमने दिखाया था जास्कर। ये थे आपके ट्रांस हिमालय के भाग। ट्रांस हिमालय के बाद हमने ग्रेट हिमालय को बताया था, और ये ग्रेट हिमालय रेंज थी। उसके बाद हमने पीर पंजाल और धौलाधर को बताया था, और उसके बाद शिवालिक को। ये 4 पार्ट हमारे हिमालय के बताए थे। इन चारों की हमने डिटेल में बात की थी। उसके बाद हमने आपके काराकोरम, लद्दाख, जास्कर, बृहद, पीर पंजाल, धौलाधर, शिवालिक क्रम बताया था, एक सीक्वेंस बताया था जो उत्तर से लेके दक्षिण तक है। अब आज हम जिस बिंदु पे बात करेंगे वो है गंगा सिंधु का मैदान। देखिए, अब इसके लिए अगर देखें, हम स्लाइड देखें, जिस स्लाइड में हमने कल आपसे जो हमारी बात हुई थी, उस स्लाइड को आपको हम शो करा देते हैं कि हमारी जो चर्चा कल तक आपसे जिस बिंदु पे हुई थी वो था आपके लिए एकदम सहज बना देना कि ये इन बिंदुओं पे हमारी चर्चा हुई थी कि भारत हिमालय को विशाल हिमालय, गंगा सिंधु का मैदान, रेगिस्तानी और प्रायद्वीपीय 4 भागों में बांटा गया है, और ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। यहाँ तक हमने कल आपसे बात की थी। अब आज हम देखते हैं आगे जिन बिंदु पे चर्चा करेंगे वो प्राकृतिक जो प्रदेश थे वो हिमालय के बाद हम गंगा और सिंधु के मैदान की बात करेंगे। और इसमें हमारा आज का जो एरिया होगा इस टॉपिक को कवर करना, गंगा और सिंधु के मैदानी भाग को। इस दौरान हम चर्चा में करेंगे यहाँ पे जो नदी हैं, इन नदी प्रदेशों की बात करेंगे, इनकी विशेषताओं के बारे में बात करेंगे, उद्गम स्थल के बारे में बात करेंगे, और इस मैदान की विशेषता के बारे में बात करेंगे। तो देखें, आप सबसे पहले ध्यान दें कि एक मैप के थ्रू आपको हम कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहते हैं। यहाँ पे ये सामने आपके मैप है, इस मैप को आप ध्यान से देखें और कुछ चीज़ें जो हैं बहुत ही जनरल उन्हें स्पष्ट कर दें कि देखिए, ये जो क्षेत्र है, पहले जो सिंधु गंगा का मैदान का जो विस्तार है उसको हमें समझ लेना होगा। सिंधु गंगा, ये आपकी नदी है, आपकी सिंधु, और यहाँ पे आपको दिख रही होगी एक गंगा नदी है। यानी ये जो मैदान है ये पूरा जो उत्तरी क्षेत्र है भारत का, वहाँ तक फैली हुई जो ये रेंज आपको हम दिखा रहे हैं, जो हमने हेच कर दिया है, ये पूरा क्षेत्र आप देखेंगे तो सिंधु गंगा का मैदान है। ये यानी कितने देशों में फैला हुआ है? तो आप देखेंगे सबसे पहला देश यहाँ पाकिस्तान है कि ये पाकिस्तान में फैला हुआ है। दूसरा देश अगर आप देखें तो यहाँ पे आप पाएंगे कि दूसरा देश भारत है। ये कलर हम दूसरा चेंज कर लेते हैं। पहला देश पाकिस्तान, दूसरा भारत, तीसरा आप देखेंगे ये नेपाल के तराई वाले क्षेत्र में भी है, जहाँ पे मधेसी पाए जाते हैं। जो नेपाल के तराई का क्षेत्र है, मधेसी, आप देखे होंगे मधेसी वाला विवाद भी चाइना में काफ़ी चल रहा था। और उसके बाद ये संपूर्ण बांग्लादेश जो है ये भी उसी क्षेत्र का भाग है। और देखेंगे अगर आप ध्यान दें तो 4 जो देश हैं, इन 4 देशों में गंगा और सिंधु के मैदान फैले हुए। चाइना में नहीं है और अफगानिस्तान में नहीं है। ध्यान रखिए कौन कौन से 4 हैं? अब पाकिस्तान,
भारत, नेपाल और बांग्लादेश। पाकिस्तान की जो सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है वो सिंधु गंगा के मैदान में है, सिंधु के मैदान में है। और उत्तर प्रदेश जो इंडिया का सर्वाधिक आबादी वाला क्षेत्र है वो गंगा के मैदान में है। यहाँ पे अगर देखें तो ये जो क्षेत्र है इसकी एक बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता रही है दोस्तों कि ये क्षेत्र संस्कृतियों का उद्गम स्थल कहा जाता है। यानी जो कल्चर है, जो संस्कृति है यहाँ से उत्पन्न होती है। इसके एग्जाम्पल के रूप में आप देखें तो आप देखेंगे जो आपकी हड़प्पा सभ्यता या सिंधु इंडस वैली सिविलाइजेशन थी उसका उद्गम इसी क्षेत्र से हुआ है। कौन सी? इंडस वैली सिविलाइजेशन का उद्गम इसी क्षेत्र से, इसी मैदान के क्षेत्र से हुआ है। दूसरा अगर आप देखें तो जो वैदिक कल्चर था वो भी इसी क्षेत्र से उत्पन्न हुआ है। मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य और जितने भी बड़े बड़े साम्राज्य स्थापित हुए हैं वो इसी क्षेत्र की देन है। यानी ये संस्कृतियों की एक जाल सा यहाँ पे बना है। संस्कृतियों का एक ऐसा क्षेत्र है जहाँ पे संस्कृतियाँ उत्पन्न होती हैं, संस्कृतियों का एक पिटारा है। आप देखें इस क्षेत्र में जनसंख्या सबसे अधिक पाई जाती है पूरे विश्व में। अगर जो सबसे अधिक जनसंख्या वाले कुछ क्षेत्र हैं उन क्षेत्रों में से एक क्षेत्र है सिंधु गंगा का मैदान। इसके बाद यहाँ पे जो अगली विशेषता आपको हम बताएं, ये विशेषता है कि यहाँ पे आप देखिए जो गंगा का मैदान है, जो सिंधु गंगा का मैदान है, या हम यहाँ पे इंडिविजुअली गंगा के मैदान के बारे में बात करें तो गंगा का जो मैदान आपको दिखेगा, जो गंगेटिक प्लेन दिखेगा, उस प्लेन के उत्तर में आपको मिलेगा थार मरुस्थल। और देखेंगे पूरब में पूर्वोत्तर की पहाड़ियाँ मिलेंगी, पूर्वोत्तर हिमालय मिलेगा, लेकिन उसके उत्तर में आप देखेंगे उसके उत्तर में हिमालय मिलेगा। और दक्षिण में आप देखेंगे तो विंध्यन और जो सतपुड़ा रेंज है ये मिलेगी। यानी गंगेटिक प्लेन में जो हिस्सा आपको दिख रहा होगा ये वाला हिस्सा ये आपके गंगा के प्लेन का या प्लेन आप गंगा है। ये नदियों के क्षेपों के द्वारा नदियों के अपर्दन का एक परिणाम है। तो आप देखेंगे इस क्षेत्र में जो प्रमुख नदियां बहती हैं उसमें अगर हम देखें तो 3 रेंज में हम बांट के नदियों का अध्ययन करेंगे। सबसे पहला हमारा जो अध्ययन होगा उसमें आपको हम बता दें कि हम बात करेंगे सिंधु नदी के बारे में। यानी सिंधु नदी तंत्र जो होता है उस नदी तंत्र के बारे में बात करेंगे। दूसरा हम बात करेंगे गंगा नदी तंत्र के बारे में और हमारी तीसरी चर्चा होगी ब्रह्मपुत्र नदी के बारे में। यानी यहाँ पे उत्तर भारत की सारी नदियों की हम चर्चा कर लेंगे, प्रायद्वीपीय भारत को छोड़ते हुए यहाँ पे उत्तर भारत की जो नदियाँ हैं उन नदियों की सारी डिटेल में हम बात करेंगे। इससे हमारा एक चैप्टर और यहाँ से क्लियर हो जाएगा, कौन सा? उत्तर भारत की या उत्तर भारत की प्रमुख नदियाँ। तो आप देखें जितनी हमने चर्चा की है उस चर्चा की एक स्लाइड के माध्यम से आप तक हम जाना चाहते हैं, लेकिन आप ये जितनी चीज़ें हमने बताई है उसे स्लाइड में आप देख लें, कुछ चीज़ें आपको स्पष्ट होगी। हमने बताया कि इसका जो विस्तार था, ये जो क्षेत्र है उसका जो विस्तार है ये पाकिस्तान, भारत, नेपाल और बांग्लादेश में है। और देखेंगे ये संस्कृतियों का उद्गम स्थल है। यहाँ पे सिंधु घाटी सभ्यता, वैदिक सभ्यता, मौर्य साम्राज्य, गुप्त साम्राज्य जैसे संस्कृतियाँ यहाँ उपलब्ध हुई हैं। और जनसंख्या घनत्व जो पॉपुलेशन डेंसिटी है यहाँ पे सर्वाधिक है। और इस मैदान के अगर आप देखेंगे उत्तर में ये मैदान जो है, इस मैदान के उत्तर वाले हिस्से में आप देखेंगे हिमालय है और इसके पूरब में आप देखेंगे पूर्वोत्तर हिमालय या फिर नॉर्थ ईस्ट जो पूर्वोत्तर पहाड़ियाँ हैं वो, और इसके दक्षिण में विंध्यन और सतपुड़ा रेंज है, और इसके पश्चिम में देखेंगे तो थार का मरुस्थल बना हुआ है। प्रमुख नदियों की बात करें जो नदियाँ इस क्षेत्र में बहती हैं तो सिंधु जो नदी तंत्र है इनमें सतलज, रावी, ब्यास और झेलम की हम बात करेंगे। और गंगा नदी तंत्र में हम बात करेंगे गंगा, यमुना, घाघरा, सोन, कोसी और गंडक, ताप्ती, इनकी हम चर्चा करेंगे। वहीं ब्रह्मपुत्रा में हम दिबांग, दिहांग, सुवर्णगिरी और बराक रिवर की आपसे बात करेंगे। तो आज जिस टॉपिक पे हम आगे बढ़ेंगे वो होगा आपका सबसे पहले सिंधु नदी तंत्र। तो आइए चलते हैं सिंधु नदी तंत्र की चर्चा करते हैं। आप इस स्लाइड के माध्यम से सिंधु नदी तंत्र के बारे में देखिए और समझने की कोशिश कीजिए। देखिए जो सिंधु नदी तंत्र है ये पूरी तरह से उद्गम स्थल इसका जो है ये आपके उत्तर भारत या जम्मू कश्मीर और पंजाब जो उत्तरी जो भारत है उसी वाले हिस्से में है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो सबसे पहले आप ये देखें
कि जो सिंधु नदी क्षेत्र है ये किन किन राज्यों में, किन किन देशों में फैला हुआ है। पहला, ये फैलेगा पाकिस्तान में, दूसरा ये होगा भारत में, और तीसरा इसका कुछ हिस्सा आप देखेंगे चाइना में है। ये नदी तंत्र है, न कि प्लेन है। ध्यान रखिएगा, ये सिंधु नदी का मैदान नहीं है, नदी तंत्र है। नदी तंत्र कहाँ कहाँ है? चाइना, पाकिस्तान और भारत में। नेपाल में इसका हिस्सा नहीं जाएगा, लेकिन जैसे ही हम गंगेटिक प्लेन की बात करेंगे तो उसमें नेपाल और बांग्लादेश तुरंत जुड़ जाएंगे। क्लियर है? यहाँ से अब कुछ बातें आपसे हम जो चर्चा करना चाहते हैं उसे आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले हम यहाँ से बात करेंगे सिंधु नदी तंत्र की। सिंधु नदी तंत्र के लिए आपको हम हाईलाइट करके दिखा रहे हैं सिंधु नदी तंत्र। ये आपको जो हाईलाइट से हमने ग्रीन कलर से किया है, ये आपका इंडस रिवर है। ये गिरती है जाके अरबियन सी में। अरब सागर जो भारत के पश्चिम में अवस्थित है, आपको पता होगा जो इंडियन ओशियन का पार्ट है। आपको यहाँ पे एक चीज़ हम बता देना चाहते हैं कि जो सिंधु नदी तंत्र है वो दो, जो सिंधु नदी अरब सागर में गिरता है, जो आपका इंडियन ओशियन है, जो हिंद महासागर है, हिंद महासागर के दो भाग हैं। आपकी ये इंडिया है, इंडिया के इस तरफ आप देखेंगे बे ऑफ बंगाल है, बंगाल की खाड़ी है, जबकि इसके पश्चिम की तरफ आप देखेंगे तो यहाँ पे अरब सागर है। अरब सागर में ये नदी जाके गिरती है। कौन सी नदी गिरती है? सिंधु नदी गिरती है, सिंधु नदी गिरती है। और बात कर लें तो इसका उद्गम स्थल कहाँ है? बिल्कुल, इसका जो उद्गम स्थल है आप देखिए मानसरोवर लेक के पास। अगर आपको मैप में दिखाएंगे तो ये जो आपको स्थान दिख रहा है, ये मानसरोवर लेक के स्थान के आसपास, उसी के पास का क्षेत्र है, वहीं से इसका उद्गम होता है। ये दूसरी चीज़ आप देखें तो इसका जो सर्वाधिक क्षेत्र का विस्तार है ये पाकिस्तान में है, और पाकिस्तान की सबसे लंबी नदी है। और साथ ही साथ एक चीज़ और आप यहाँ जान लें कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी भी है। पाकिस्तान में से राष्ट्रीय नदी के नाम से जाना जाता है। भारत की राष्ट्रीय नदी जिस प्रकार गंगा है, उसी तरह पाकिस्तान की राष्ट्रीय नदी इंडस है, सिंधु है। इसकी जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उनकी अगर आप पे हम बात करें तो उन्हें आप ध्यान दें। उसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियों को हम हाईलाइट कर रहे हैं, ध्यान दीजिए। सबसे पहले आप देखेंगे सतलज, सतलज के बाद आप देखेंगे ब्यास, ब्यास के बाद आप देखेंगे रावी, रावी से आगे चलिए तो आपको मिलेगी चिनाब, उसके बाद आप देखिए तो आपको मिलेगी झेलम। इसकी कुछ प्रमुख नदियाँ ऐसी हैं जो इसके बाएं तरफ से मिलती हैं, जबकि दाहिने तरफ से मिलने वाली नदियों का कुछ लिस्ट है। श्योक, आप देखेंगे स्वात, आप देखेंगे काबुल, आप देखेंगे गोमल, आप देखेंगे कंधार। ये सब जो नदियां हैं इसके दाहिने राइट हैंड ट्रिब्यूटरी हैं। लेकिन इसकी जो प्रमुख ट्रिब्यूटरियाँ हैं जिन्हें परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है, खास करके आपके एग्जाम के लिए, तो वो है इसकी ये वाली बेल्ट जो इंडियन ओशियन में बहती है, यानी इसकी लेफ्ट ट्रिब्यूटरी। ये इसकी बाईं ओर की सहायक नदियाँ। अगर आप देखें कि एग्जाम की दृष्टि से जो इसके दाहिने ओर से सहायक नदियाँ हैं, इनमें बहुत कम प्रश्न आए या नगण्य आए हैं, लेकिन जो प्रश्नों की सबसे ज़्यादा पॉसिबिलिटी है, सबसे ज़्यादा संभावना है और सबसे अधिक प्रश्न जहाँ से आते हैं वो ये सेक्शन है कि जहाँ से आपसे इन क्षेत्रों से प्रश्न पूछे जाएंगे। अब अगर हम यहाँ से बात करें आपसे तो आप ध्यान दें कि सबसे पहले हमने आपसे सतलज रिवर के बारे में बात की, सिंधु नदी तंत्र के बारे में बात की। और आप देखें इन नदियों का जो उल्लेख है, अगर आप देखें तो ये नदियाँ चूँकि ये संस्कृतियों का पालना रही हैं, संस्कृतियों से जुड़ी हुई हैं, तो आपको हमने इसकी चर्चा ये बता दें कि ये जो नदी है इंडिविजुअल आप देखेंगे तो जो सतलज है इसे आप ऋग्वेद में किस नाम से जानते हैं? बिल्कुल आपको बताएंगे हम। ऋग्वेद में इसे शतोद्री के नाम से जानते हैं, ऋग्वेद में इसे शतोद्री के नाम से जाना जाता है। जबकि जो ब्यास नदी है, जो ब्यास है, इसे विपाशा के नाम से जाना जाता था ऋग्वेद में। ध्यान रखिएगा, हिस्ट्री कल्चर का पार्ट है, लेकिन हम सोच रहे हैं यही आपको डिस्कस कर दें जिससे आपकी चीज़ें पकड़ मजबूत हो। ये मैप के थ्रू हम कर रहे हैं। अगर देखें, अगर आपको रावी नदी दिख रही है तो जो रावी है इसे पुरफुड़ी के नाम से जाना जाता था, और जो चिनाब आपको दिख रही है, चिनाब को अस्तिनी के नाम से जाना जाता था। एक और प्रमुख नदी यहाँ पे दिख रही है, आपको मिलेगी झेलम। झेलम को बितस्ता के नाम से जाना जाता था। ये मैचिंग के लिए आपकी यूपीपीसीएस और यूपीपीसीएस जितने भी एग्जाम कराता है, चाहे बीईओ कराए, चाहे आरओ कराए या लोअर पीसीएस कराए, उसमें इसके फेवरेट प्रश्न है। फिर से आप देखें एक लिस्ट आपको अगर हम टेक्स्ट में दे दें तो अच्छा होगा, शायद एक बार हम कोशिश करते हैं लिख दें। देखिए, जो आपको जो सतलज है उसे शतोद्री के नाम से जाना जाता है, और जो आपका ब्यास है उसे विपाशा के नाम से जाना जाता है, और जो आपकी
रावी है, रावी को परुपुरी के नाम से जाना जाता है। और साथ ही आपका जो झेलम है उसे वितस्ता के नाम से जाना जाता है। यहाँ तक अगर आपकी क्लियर है तो इसे आप नोट कर लें और इसे आप रट डालें। यहाँ से अगर हम आगे बढ़ें तो आपसे हम बात करेंगे, ये जो मैदानी क्षेत्र होता है, इन क्षेत्रों में एक पैटर्न पाया जाता है। जब नदियाँ निकलती हैं तो ये जो भाग होते हैं उन्हें कई भागों में वर्गीकृत किया जाता है। इनके द्वारा बनाए गए मैदान को उसकी हम चर्चा करेंगे आपसे। जैसे आपकी बता दें कि इन क्षेत्रों को भावर, तराई, बांगर, बांगर में खादर, तो ऐसे क्षेत्रों में विभाजित किया जाता है। तो हम इसकी थोड़ी सी डिफिनेशन जान ले होते क्या क्या है। उसके बाद हम एक एक नदी उठाएंगे सिंधु तंत्र की और उनकी हम डिटेल बात करेंगे। तो देखें यहाँ से सबसे पहले आप स्लाइड में आए, इस स्लाइड में देखें कि अगर कोई भी नदी किसी पहाड़ी क्षेत्र से निकलती है तो जैसे ही वो निकलेगी तो जो नदी वहाँ से निकलती है वो नदी उस पहाड़ी क्षेत्र के जो पत्थर होते हैं उन पत्थर को तोड़ तोड़ कर ले जाकर जैसे ही ढाल कम होता है सतह पे पहुँचती है उसे जमा करती चली जाती है, डंप करती हुई चली जाती है। और जैसे ही डंप करेगी जहाँ पे ये नदी के बड़े बड़े क्षेत्र होंगे, बड़े क्षेत्र जहाँ इकट्ठा की है वो नदी, उस क्षेत्र को भावर के नाम से जाना जाता है। अक्सर भावर क्षेत्र में आप देखेंगे जो नदियाँ आती हैं यहाँ पे गायब हो जाती हैं, विलुप्त हो जाती हैं। क्यों? क्योंकि ये जो आप पत्थर जो ला के यहाँ पे इकट्ठा करती हैं, इन पत्थरों में गैप ज़्यादा होने के कारण, काफ़ी होल होने के कारण ये नदियाँ उसके तहत अंदर से होकर प्रभावित होती हैं। अंदर से होकर प्रभावित होने के कारण ये नदियाँ को बोला जाता है भूमिगत नदी या विलुप्त हो। यानी ये प्रश्न अक्सर आता रहता है किस क्षेत्र में जाके नदियाँ विलुप्त हो जाती हैं। और विलुप्त होने के बाद आप देखेंगे जहाँ पे पत्थर की जो कण हैं छोटे छोटे वहाँ पे उभरेंगी। तो आप यहाँ से देखें भावर क्षेत्र में जो पत्थर के सबसे बड़े इकट्ठे कणों को जमा की, उसके बाद आगे जाएंगे तो तराई के क्षेत्र में उससे कुछ छोटे पत्थर मिलेंगे। यानी जहाँ पे छोटे पत्थर मिलेंगे वहाँ पे नदियाँ फिर आपकी उस पत्थर से बाहर आ जाएगी। यानी तराई क्षेत्र में नदी आके बाहर निकल जाती है। ऐसे देखें अगर आप थोड़ी सी कोशिश करें ऐसे समझने की कि ये जो आपका भावर क्षेत्र है और ये तराई क्षेत्र है, कोई नदी आ रही है तो इसमें ये भूमिगत हो जाती है, लेकिन जैसे तराई क्षेत्र में आती है नदी तुरंत बाहर आ जाती है। इसका रीजन क्या है कि जो भावर क्षेत्र है ये ऊंचाई पर है और इसमें बड़े बड़े पत्थर जमे हैं और पत्थर में ये नदी नीचे की ओर होकर नीचे पत्थर के नीचे से होकर फ्लो होती है। और जैसे ही पत्थर छोटे छोटे होते हैं तो नदी को एक आधार मिल जाता है और एक तराई क्षेत्र में नदी बाहर आ जाती है। यानी जो विलुप्त होती है वो भावर में होती है और जो निकलती है नदी वो तराई में निकलती है। और आपको बता दें कि ये जो भावर का जो क्षेत्र होता है इसकी चौड़ाई बहुत ज़्यादा नहीं होती है, ये 7 किलोमीटर से लेकर 15 किलोमीटर के बीच तक होता है। यानी इसका क्षेत्र जो चौड़ाई होती है इसका बहुत ज़्यादा नहीं होती, बहुत ही छोटे पतले सखरे क्षेत्र में ये फैली हुई होती है। और आपको ध्यान दें कि इस क्षेत्र में बड़े बड़े कंकड़ पत्थर पाए जाते हैं और उन्हीं से ये क्षेत्र बना होता है। इसके बाद जो अगला क्षेत्र आता है वो है तराई। तराई क्षेत्र में कंपेरिजन करें भावर से कंपेरिजन टू भावर, यहाँ के जो कंकड़ पत्थर होते हैं, सेडिमेंट होते हैं, वो उससे छोटे होते हैं, पतले होते हैं। और ये जो होता है ये भी एक नवीन जलोढ़ का एक प्रकार होता है, लेकिन अभी जलोढ़ की हम बात करेंगे आपसे आगे। तो देखेंगे यहाँ पे जो नदियाँ होती हैं वो बाहर आके निकल जाती हैं। इसके बाद जो क्षेत्र आता है वो क्षेत्र आता है बांगर का। बांगर में आप देखेंगे एक खादर होता है। बांगर में देखिए एक खादर होता है, एक बांगर होता है। जो बांगर होता है ये दो क्षेत्र जो होते हैं आपको एक बार फिर से देखिए, ये जो दोनों क्षेत्र होते हैं ये इन्हें जलोढ़ कहते हैं। जलोढ़ मतलब जल के द्वारा लाए गए मिट्टी अपर्दन करके जो इकट्ठा की गई, यानी जलों के पंख। जलोढ़ का मतलब जो नदियों के पंख हैं जहाँ पे नदी अपर्दन के द्वारा मिट्टी ला के जमा कर देती है। अब देखें तो क्या इनकी विशेषता क्या है। इसमें देखिए पहला हमने बताया कि इसमें एक होता है बांगर और दूसरा होता है खादर। एक बांगर है और दूसरा खादर है। जो बांगर होता है ये पुरानी जलोढ़ का प्रकार होता है और खादर नई जलोढ़। देखिए फिर से समझने की एक बार थोड़ी सी कोशिश कीजिए कि जो जलोढ़ होती है ये जलोढ़ दो तरह के होते हैं, एक होती है पुरानी और एक नई। जो पुरानी जलोढ़ होती है उसे बांगर कहते हैं और जो नई जलोढ़ होती है उसे खादर कहते हैं। आप देखेंगे पुरानी जलोढ़ में
जो कैल्शियम होते हैं, कैल्शियम के कण बड़े बड़े क्षेत्रों में पाए जाते हैं, बड़ी बड़ी गांठें पाई जाएंगी कैल्शियम की बांगर में। अगर आपको याद ना हो तो आप ऐसे याद कर सकते हैं, बांगर सीमेंट जो होता है जो कहता है कि सस्ता नहीं सब बढ़िया, सस्ता नहीं सबसे बढ़िया, तो जो इसमें कैल्शियम, उससे आप करके याद कर सकते हैं ये पुराना होता है और कैल्शियम की गांठें इसमें बड़ी बड़ी पाई जाती है। और जो खादर होता है, ये खादर बांगर की अपेक्षा ये नीचे होता है और यहाँ पे ताज़ी जलोढ़ पाई जाती है या नई जलोढ़ होती है। तो ये या फिर ये कह सकते हैं नई और पुरानी जलोढ़ का मिक्सचर होती है, लेकिन जो बांगर होती है ये पुरानी जलोढ़ होती है। यहाँ तक दोस्तों अगर चीज़ें क्लियर हो तो यहाँ से हम आगे बढ़े। तो सबसे पहले यहाँ से आगे बढ़ने के पहले जितनी चीज़ें आपको हमने समझाई है उसकी हम एक बार टेक्स्ट दिखा देते हैं, जिससे आपको फैक्ट आपके ऊपर से बाउंस ना करे। देखिए पीपीटी, सबसे पहले हमने आपसे बात की कि जो क्षेत्र हमने बताया गंगा और सिंधु मैदानों को 4 भागों में बांटा गया। ये संरचना गंगा में और ये संरचना सिंधु दोनों में मिलेगी। हमने बताया आपको भावर क्षेत्र के बारे में बताया कि कंकड़ पत्थर से बना हुआ है, भूमिगत होकर यहाँ नदियाँ प्रवाहित होती हैं। इसका क्षेत्र ज़्यादा चौड़ा नहीं होता, 7 से 15 किलोमीटर चौड़ा क्षेत्र है। उसके बाद जो दूसरा क्षेत्र आता है, अरेंजमेंट इसका पूछा जाता है, ध्यान रखिएगा। दूसरा क्षेत्र आता है तराई क्षेत्र में हमने बताई कि जो भूमिगत नदियाँ होती हैं, जो वहाँ पे नदियाँ भूमिगत हो जाती हैं और नदियाँ आकर तराई क्षेत्र में पुनः प्रकट होती हैं और ये नवीन जलोढ़ से बना होता है। जलोढ़ को हमने 2 भागों में मुख्यतः बांटा था, एक बांगर और एक खादर। बांगर जो होती है पुरानी जलोढ़ द्वारा निर्मित होती है। इसके नीचे लेटराइट मृदा पाई जाती है। इसकी जो निचली सतह होती है, ऊपर जो सेडिमेंट होते हैं वो लेटराइट नहीं होती, लेकिन उसकी जो निचली सतह होती है, जो दूसरी लेयर होती है, जैसे ये आपकी हम समझने की, जैसे ये है, ये ऊपर एक लेयर है, एक नीचे, ये जो नीचे लेयर होती है लेटराइट होती है, ऊपर वाली लेयर अपरदनात्मक होती है। ये सिलिका की मात्रा यहाँ पे ज़्यादा होती है। नीचे अगर देखें तो आगे देखें तो आगे जो खादर होता है बांगर के बाद अपेक्षाकृत नीचे होता है और ये नई जलोढ़ का एक प्रकार है। यहाँ तक बातें अगर स्पष्ट हैं तो यहाँ से हम फिर आपको आगे ले चलेंगे। अब बात करेंगे आपसे हम सिंधु नदी तंत्र के बारे में, जहाँ से हम एक एक नदी की डिटेलिंग उठाकर आपसे करेंगे। तो अब आगे चलते हैं। यहाँ से ये आप देखें कि जो सतलज है, सबसे पहले यहाँ पे हम अपनी चर्चा करेंगे सतलज रिवर पे। सतलज जो रिवर है उससे अगर आप मैप में देखें तो आप देख पाएंगे कि ये सतलज है। ये सतलज यहाँ से निकली ऐसे 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 जाके यहाँ पे आकर सिंधु नदी में मिल जाती है। तो सतलज को देखें, इसका जो उद्गम स्थल है ये आपको मैप में दिख रहा होगा, एक राक्षस लेक करके दिया हुआ है मैप में। एक बार फिर से देखें, ये राक्षस लेक करके लोकेशन दिया हुआ है। ये इसका जो उद्गम स्थल है मानसरोवर, जो मानसरोवर के निकट ही है। और मानसरोवर आप देख रहे होंगे, मानसरोवर ये है। मानसरोवर के निकट एक लेक है, एक झील है जिसका नाम है राक्षस ताल, या फिर इसे चीन में आया तिब्बत क्षेत्रों में इसे लामचेंग जांगपो के नाम से जानते हैं। लामचेंग जांगपो के नाम से, लामचेंग जांगपो के नाम से भी जानते हैं। तो ये नदी वहाँ से निकलती है। कौन सी? सतलज की बात कर रहे हैं या सतलुज बोलते हैं, सतलज की बात कर रहे हैं। सतलज नदी कहाँ से निकलती है? राक्षस ताल के निकट लामचेंग जांगपो से। यहाँ पे देखिए इसकी एक और बहुत ही महत्वपूर्ण विशेषता है कि इसी नदी पे भाखड़ा नांगल बांध है, जिस बांध के बनने की वजह से वहाँ पे एक सागर का निर्माण हो गया है जिसे पंडित गोविंद सागर के नाम से जाना जाता है या पंडित गोविंद जलाशय के नाम से जाना जाता है। अगर देखें तो सतलज जो नदी है ये मुख्यतः 3 क्षेत्रों में फैली हुई है। कौन कौन से? 3 देशों में फैली हुई। कौन कौन से देश हैं? पहला आप देखेंगे तो ये आपके जो जहाँ से निकलती है वो क्षेत्र आपके तिब्बत का है, यानी वो चाइना का है। दूसरा ऐसे देखिए, जो पहला क्षेत्र निकल रहा है ये चीन का है या तिब्बत का है। दूसरा ये प्रवेश करती है वहाँ से भारत में, और तीसरे ये पाकिस्तान में जाकर एक सिंधु नदी में मिल जाती है। यानी ये अपने यात्रा के दौरान 3 देशों से मिलती है, 3 देशों से होकर जाती है। कौन कौन? सबसे पहले चीन, उसके बाद भारत और फिर पाकिस्तान। यहाँ तक क्लियर है। और इसकी जो टोटल लंबाई है दोस्तों, इसकी जो टोटल लंबाई है वो है 1500 किलोमीटर। 1500 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर एक लंबी नदी है। यहाँ से अगर हम आगे चले तो आप हमारी बात होगी आपसे ब्यास नदी पर। इसी में आपको ब्यास भी दिखाने की कोशिश करते हैं। ब्यास एक बहुत बड़ी नदी नहीं है, ये एक छोटी नदी है इन कंपेरिजन टू सतलुज। आप देखें ब्यास को,
ये ब्यास नदी है, ये आपको ब्यास दिख रही होगी यहाँ पे लिखा होगा। जो ब्यास नदी है इसकी जो लंबाई है, पहले आप वही जान लिए, 470 किलोमीटर केवल दूरी इनकी है, 470 किलोमीटर ही लंबी है। इसका जो पुराना नाम था, हमने जैसा कि बताया कि सतलज को सतुत्री के नाम से ऋग्वेद में बुलाया गया है और इसके लिए कई मंत्रों की रचना की गई है, लेकिन ब्यास को विपाशा के नाम से बुलाया गया है, विपाशा के नाम से बुलाया गया है। इसका एक लोकल नाम और मिलता है जिसको अर्जिकिया बोलते हैं। इसका एक लोकल नाम पाकिस्तान में बोला जाता है जिसे अर्जिकिया के नाम से भी जानते हैं। हो सकता है इसको भी लेकर प्रश्न बनाया जा सके। उसके बाद देखिए इसका जो उद्गम स्थल है, इसका उद्गम स्थल आप देखेंगे यहाँ पे इस मैप में तो नहीं दिख रहा है, यही क्षेत्र है आपके रोहतांग दर्रे का। जास्कर जो रेंज है उस जास्कर रेंज के पास ये रोहतांग दर्रा है और रोहतांग दर्रे से ये नदी उद्गम होती है। आपको जास्कर रेंज दिखा दें हम, ये आपको जो दिख रहा है ये जास्कर माउंटेन है, जास्कर माउंटेन, और आप देखेंगे ये ब्यास नदी है और इसी ब्यास नदी ये जास्कर रेंज के पास ही एक रोहतांग दर्रा है, जो रोहतांग पास है उसी के पास से ये नदी निकलती है। यहाँ तक अगर स्पष्ट हो तो आगे चलें। वर्तमान में ब्यास नदी को लेकर दो राज्यों के बीच विवाद है भारत में। वो कौन कौन से राज्य हैं? अगर आप देखें तो इसमें जो अपर स्टेट है वो है आपका हरियाणा, और हरियाणा से दूसरा स्टेट जो सटा हुआ है वो है पंजाब। यानी इसकी नदी को लेकर, बंटवारे को लेकर दो राज्यों के बीच विवाद है, वो है पंजाब और हरियाणा। अगर आप इतिहास में देखें तो 326 BC जैसे ही नाम मैंने लिया तुरंत आपके दिमाग में ये चीज़ क्लिक कर गई होगी कि 326 BC तो हमने सुनी है। 326 BC वो डेट है जब सिकंदर ब्यास नदी के किनारे आकर वापस लौट गया था। विश्व विजेता बनने की चाहत लेकर आने वाला सिकंदर जब भारत में पहुंचा तो ब्यास नदी के तट पे ही वो वापस चला गया, और ये चला गया उसी समय जो मगध में साम्राज्य था वो मौर्य वंश का साम्राज्य हुआ करता था। चंद्रगुप्त मौर्य वहाँ के शासक हुआ करते थे। तो ऐसी खबर मिलती है कि ये ब्यास नदी तक आया और वहीं से वापस चला गया, और उसके वापस जाने के भी कई कारण थे, उसे इतिहास में चर्चा किया जाता है। उसके सैनिक यात्राएँ बड़े दिन से चल रही थी, उससे सैनिक बहुत थक गए थे और दूसरे मगध साम्राज्य का डर था, और तीसरे वहाँ की जो हाथियों का जो प्रबल था, जो वर्चस्व था, उसको लेके भी लोगों में एक भय बना हुआ था। तो ये सब बातें थी सिकंदर को लेके, लेकिन आप इसकी हमारा जो चर्चा का जो कारण था वो ब्यास नदी थी। ब्यास नदी के पास से सिकंदर वापस चला गया था। अब यहाँ से अगर आपसे हम बात करेंगे तो हमारी अगली नदी होगी वो है रावी। अगली नदी होगी रावी की हम बात करेंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि आपको कुछ पीपीटी के कुछ टेक्स्ट के माध्यम से पहले जितनी चीज़ें बताई गई हैं उन्हें आपको दिखा दी जाए। ये देखें, आपको तो जो सिंधु नदी तंत्र की हमने बात की उसमें हमने बताया कि सिंधु नदी तंत्र 3 देशों में फैला हुआ है, पाकिस्तान, इंडिया और चाइना। इसका उद्गम स्थल तिब्बत के मानसरोवर लेक के पास है। ये पाक की सबसे लंबी नदी है और राष्ट्रीय नदी है। इसकी मुख्य सहायक नदियाँ जो है सिंधु की झेलम, चिनाब, रावी, ब्यास और सतलज है, और इन्हें ऋग्वेद में इनका उल्लेख है जिनकी हमने नामों की आपसे चर्चा आपसे की। उसके बाद हमने बताया जो सतलज नदी है इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। उसका उद्गम स्थल लामचेंग जांगपो के पास है और ये राजस्थान मानसरोवर के निकट है। इससे भाखड़ा नंगल बांध बनाया गया है और गोविंद सागर जलाशय इसका है, और ये 3 देशों में फैली हुई है, चाइना, भारत और पाकिस्तान। ये हमने बात की आपसे स्पेशली कब, ये जब हमने आपसे सतलज नदी को डिस्कस किया। उसके बाद हमने आपसे ब्यास नदी की डिस्कशन की जिसकी पीपीटी हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन इसके पहले आपको समझ लेना होगा एक और इस नदी जो आपकी है रावी। ब्यास और रावी चिनाब की पीपीटी आपको तीनों के हम एक साथ आपको दिखाएंगे। तो आप देखें कि यहाँ पे ब्यास नदी को देखे, ब्यास नदी को आपने देखा। ब्यास नदी के बारे में हमने बताया कि इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है। इसका पुराना नाम विपाशा है और इसका उद्गम स्थल जास्कर के पास रोहतांग दर्रे के पास से होती है। सिकंदर इसी नदी के पास से वापस चला गया था। अब यहाँ से अगर हम बात करें तो आगे हम बात करेंगे जिस नदी की, वो नदी है रावी। हमारी आपसे बात होगी रावी नदी पे। तो रावी नदी की कुछ विशेषता देखें कि रावी नदी का पुराना नाम जैसा कि हमने बताया कि ऋग्वेद में इसे परफेड़ी के नाम से जाना जाता है। अगर रावी नदी की आपको हम मैप में दिखाएं तो ये नदी आपको जो दिख रही है ये है रावी, ये है रावी नदी। रावी नदी को परफेड़ी के नाम से जाना जाता था और इसका उद्गम स्थल बारावंगल के पास है।
एक लोकेशन है जहाँ पे बाराबंगल के पास यहाँ पे एक लोकेशन है और उसी के पास इसका उद्गम स्थल होता है, ये इसका नाम है बाराबंगल। और ये नदी जाती है और फिर आगे जाके ये नदी चिनाब में जाके मिल जाती है। आप देखें जो रावी नदी है ये चिनाब में जाके, ये चिनाब है, चिनाब में जाके ये नदी मिल जाती है। इसकी जो टोटल लंबाई है ये 720 किलोमीटर है। इसकी जो टोटल लंबाई है 720 किलोमीटर ये दूरी तय करती है और फाइनली जाकर ये मिल जाती है किसमें, चिनाब में। अब अगर यहीं से अगर हम बात करें चिनाब नदी की, तो चिनाब नदी की क्या विशेषता है इसकी भी हम चर्चा यहीं करेंगे। अब देखें चिनाब, हम उसे हाईलाइट करेंगे चिनाब नदी को, या फिर आपको एक दूसरी पीपीटी दिखाएं जिसमें आप चिनाब नदी को और अच्छी तरह से देख पाएंगे। आप पुरानी पीपीटी है इसमें आप देखें चिनाब नदी ये है चिनाब आपकी, ये चिनाब है। ये चिनाब जो रिवर आपको दिख रही है, ये चिनाब को आप देखिए, चिनाब का जो उद्गम स्थल है ये भी बारालाचा दर्रे के पास है। यहाँ पे आप देखेंगे जो दर्रा है एक, यहाँ पे आपको मिलेगी एक दर्रा बारालाचा। आप फिर से देखिए, मैप ने थोड़ा सा ज़्यादा हाईलाइट कर दिया, ये यहाँ से है, यहाँ से देखिए तो बारालाचा दर्रा यहाँ पे अवस्थित है, जहाँ जास्कर आप देख रहे हैं, जास्कर रेंज देख रहे हैं, जास्कर नदी, उसी के पास एक बारालाचा दर्रा है। बारालाचा जो दर्रा है उसी दर्रे के पास से आप देखेंगे यहाँ पे दो नदियाँ मिल रही हैं। अगर ऐसे हम थोड़ा सा जूम करने की कोशिश करें तो आपको दिखाते हैं, ये देखें यहाँ पे आपको दो नदियाँ दिख रही होंगी। एक नदी आपको एक नदी का नाम है चंद्रभागा, चंद्रा, और दूसरे का नाम है भागा, यानी चंद्रा और भागा नदी मिलकर जहाँ पे मिलती है उसी के बाद इस नदी को चिनाब के नाम से जाना जाता है। उसी के बाद इस नदी को चिनाब के नाम से जाना जाता है। यहाँ से फिर ये नदी चिनाब के रूप में जानी जाती है आगे इसके मिलने के बाद। तो जो चिनाब है इसका उद्गम स्थल बारालाचा के पास है, यानी ये दो नदियों के मिलने के बाद बनती है कौन सी, चंद्रा और भागा। इसका एक और उपनाम है चिनाब का जिसे चंद्रभागा नदी के नाम से भी जाना जाता है। इसी पर एक विवादित प्रोजेक्ट चल रहा है जो जिस पर हमारे भारत और पाकिस्तान को लेकर विवाद है। उस प्रोजेक्ट का नाम है बगलिहार प्रोजेक्ट, बहुत ही न्यूज़ में रहती है बगलिहार प्रोजेक्ट। बगलिहार प्रोजेक्ट जो है इसको लेकर भारत और पाकिस्तान में जल बंटवारे को लेकर विवाद रहता हुआ है और इस प्रोजेक्ट को भारत ने बनाया है। आगे देखें कि इसकी जो नदी की लंबाई है ये 504 किलोमीटर है, 504 किलोमीटर है। और ध्यान दें कि एक धौलाधर जो आपकी एक धौलाधर रेंज है और एक पीर पंजाल रेंज है, उस रेंज के बीच में ये फ्लो होती है। इस चीज़ को देखने के लिए अगर आप चाहें तो आपको हम फिर से उसी पीपीटी में वापस ले जाएंगे, उसी मैप में जो आपको हमने पहले दिखाई थी। इसमें आप देखें अगर तो आपको चिनाब दिखेगी, ये आपको धौलाधर और पीर पंजाल के बीच में बहती हुई फ्लो करती हुई दिखेगी। आप देखें यहाँ पे आपको ये पीर पंजाल दिख रही होगी, जहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको, वो पीर पंजाल है। पीर पंजाल के और धौलाधर के बीच में ये नदी फ्लो होती है। और यहाँ से अगर देखें तो तीसरी जो अंतिम नदी यहाँ पे है वो है झेलम। झेलम की भी चर्चा हम यहीं कर लेते हैं कि झेलम जो नदी है वो उसका भी फ्लोइंग आप देख लें तो ये है आपकी झेलम रिवर। झेलम ये जो उत्पन्न होती है, पहले इसकी लंबाई जान ले, इसकी लंबाई है 725 किलोमीटर लंबी, 725 किलोमीटर ये लंबी नदी है। और इसका जो उद्गम स्थल है यह बेरीनाग के पास है। बेरीनाग के पास एक लोकेशन है, बेरीनाग, उसी के पास से ये नदी निकलती है और ये फाइनली ये नदी भी जाके चिनाब में मिल जाती है। अगर और देखें यहाँ पे तो ये नदी जो है ये पाकिस्तान और इंडिया दोनों में ये नदी फ्लो करती है। बूलर झील एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ है यहाँ पे, जिससे अक्सर प्रश्न आते रहते हैं। बूलर झील जो है इसी नदी का परिणाम है, इसी नदी को नदी ने इसे बनाया है। अगर आप देखें तो ये आपको लोकेशन दिख रही है बूलर झील। झेलम जो नदी दिख रही है आपकी, ये नदी आगे जाके ऐसे फ्लो होती है। तो आप देखेंगे तो ये आपकी है बूलर झील। बूलर झील जो ये नदी है, फ्रेश वाटर रिवर, फ्रेश वाटर जो लेक है बूलर, वो इसी नदी के कारण बना हुआ है, इसी नदी के रास्ते में है, इसी नदी का प्रक्षेप इसी नदी से बना हुआ है। और बूलर जो झील है भारत की सबसे ताज़े पानी की सबसे बड़ी झील है। सबसे महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि ये भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी की सबसे बड़ी झील बूलर है, ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। फ्रेश वाटर लेक, बिगेस्ट फ्रेश वाटर लेक ऑफ इंडिया है बूलर।
और सबसे बड़ी झील हमने आपको बहुत पहले बताई होगी, नहीं बताई तो बता देते हैं, चिल्का लेक है जो उड़ीसा में अवस्थित है। चिल्का लेक है जो उड़ीसा में अवस्थित है। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में हमने आपसे जो चर्चा की, अब इसकी हम आपको पीपीटी दिखा देते हैं और ये पीपीटी आप देख लें और हमारा ये अंतिम चरण होगा वीडियो का। तो देखिए, आइए इसकी पीपीटी देखते हैं। हमने आपको सिंधु नदी तंत्र के बारे में बताया, ब्यास नदी से हमको इसकी पीपीटी देखनी है। ब्यास नदी के बारे में देखें, हमने बताया था इसकी लंबाई 470 किलोमीटर है और इसका पुराना नाम बिपाशा है। इसका उद्गम स्थल जास्कर के पास रोहतांग दर्रे से होता है। सिकंदर को हमने बताया 326 BC में आपकी ईसापुर में यहाँ से आके वापस चला गया था। उसके बाद हमने चर्चा की आपसे रावी की पुराना नाम प्रोसरणी है। इसका उद्गम स्थल वारंगल के पास है और जाकर चिनाब में जाके मिल जाती है। टोटल 720 किलोमीटर दूरी तय करती है। यहाँ तक हमने बताया। फिर हमने आपसे चर्चा की चिनाब नदी की। चिनाब के बारे में हमने बताया कि बारालाचा दर्रा के पास निकलती है। चंद्रा और भागा दो नदियों के मिलने से इस नदी को चंद्राभागा नाम के नाम से भी जाना जाता है। इस पे बगलिहार प्रोजेक्ट है जिसको लेकर भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद बना हुआ है जल बंटवारे को लेकर। इसकी जो लंबाई है 504 किलोमीटर है और ये धौलाधर और पीर पंजाल श्रेणी के बीच में बहती है। इसके बाद जो हम अगली पीपीटी आपको दिखाएंगे वो है झेलम के बारे में, क्योंकि आपके बाद एक ही नदी वही बच रही है जो झेलम के हमने बारे में बात की कि ये बेरीनाग से निकलती है, 725 किलोमीटर लंबी है और ये इंडिया और पाकिस्तान के बीच में है। और बुलर लेक जो भारत की सबसे मीठे पानी की झील है, इसी नदी के परिणाम स्वरूप बनी है। तो अगर आप देखें यहाँ पे तो एक चीज़ और बहुत ही महत्वपूर्ण आती है, क्योंकि इन नदियों के अरेंजमेंट को लेकर प्रश्न आ सकते हैं कि कौन सी नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ है या उत्तर से दक्षिण की किस क्रम में है। पश्चिम से पूर्व में इस नदी और पूर्व से पश्चिम में नदी नहीं पूछी जाएगी। ये पूछी जाएगी किस क्रम में? गंगा की नदियाँ पश्चिम से पूर्व में पूछी जाएंगी, लेकिन जो सिंधु की नदी है, इस सिंधु नदी को उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर के क्रम में पूछा जाएगा। तो ये क्रम आपको हम दे देते हैं, एक क्रम पे आपको हम डिस्कस कर लेते हैं। आपको हम सबसे पहले चलेंगे आपकी पुरानी पीपीटी पे जिसपे हमने नदियों का जिक्र किया था। ये पीपीटी आप देखें, इसमें स्पष्ट रूप से आप समझ पाएंगे कि उत्तर से दक्षिण और दक्षिण से उत्तर कौन कौन सी नदी पहले है। तो देखें, सबसे पहले आप देखें, अगर हम दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ेंगे तो सबसे पहले हमें सतलज मिलेगी। सतलज के बाद हमें ब्यास मिलेगी। ब्यास के बाद हमें रावी मिलेगी। रावी के बाद हमें चिनाब मिलेगी। चिनाब के बाद हमें झेलम मिलेगी। ये 5 जो नदियाँ हैं, इन्हें पंचनद के नाम से जाना जाता है और इसी क्षेत्र के कारण इस पूरे क्षेत्र का नाम पंजाब पड़ा है। और ये पंजाब भारत और पाकिस्तान दोनों में पड़ता है और इसीलिए कहते हैं ये पाकिस्तान का पंजाब और ये भारत का पंजाब है। यानी जो पंजाब हुआ करता था वो 2 भागों में बटा था बंटवारे के समय, कुछ हिस्सा पाकिस्तान में गया और कुछ हिस्सा भारत में आया। यहाँ तक अगर क्लियर है तो ये क्रम आपको हमने दिया। कैसे? सबसे पहले हमने बताया कि आपको मिलेगी सतलज, उसके बाद ब्यास, फिर आपको मिलेगी रावी, उसके बाद चिनाब और फिर झेलम। देखिए फिर से एक बार आपको हाईलाइट करके दिखाते हैं हम। कौन मिलेगी पहले? सतलज, फिर मिलेगी ब्यास, फिर मिलेगी रावी, फिर मिलेगी चिनाब, फिर मिलेगी झेलम। एकदम क्लियर 5 नदियों का ये क्रम है दक्षिण से उत्तर की ओर। अगर उत्तर से दक्षिण की ओर देखें तो सबसे पहले हमें मिलेगी कौन सी? सबसे पहले हमें मिलेगी झेलम, फिर मिलेगी चिनाब, फिर मिलेगी रावी, फिर मिलेगी ब्यास, फिर मिलेगी सतलज। जिस क्रम को लेकर यूपीपीसीएस में 3 बार प्रश्न पूछे गए हैं। 3 बार प्रश्न पूछा है यूपीपीसीएस ने, 2 बार प्री में और 1 बार मेंस में। ध्यान रखिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण था। अब इनकी लंबाई को लेकर अभी एक बार भी प्रश्न नहीं आया कि कौन सी इसमें सबसे लंबी है, कौन सी छोटी है, या किसका लंबा और छोटे का क्रम है, उसको भी बता देते हैं आपको हम। यहीं पे क्लियर कर देते हैं जिससे ये भी कॉन्सेप्ट आपको दिमाग में बना रहे और जिससे आप मैक्सिमम क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएँ। तो अगर देखें जो सतलज नदी है, ये सबसे लंबी नदी होगी। सतलज सबसे लंबी नदी होगी। क्यों? क्योंकि जो सतलज है उसकी जो लंबाई है हमने आपको बताया ये 1520 किलोमीटर लंबी है। कितनी लंबी है? 1520 किलोमीटर। यानी सतलज पहले नंबर पे होगी। उसके बाद दूसरे पे आपको हम बताएं कि झेलम आएगी। झेलम की जो लंबाई है ये 725 किलोमीटर लंबी है। हमने आपको जब डिस्कशन किया तो उसमें दिखाया 725 किलोमीटर लंबी है। उसके बाद तीसरे पे आएगी आपकी रावी। रावी की जो लंबाई है ये 720 किलोमीटर है, केवल 5 किलोमीटर ये आपकी झेलम से छोटी है। उसके बाद जो 4th पे आएगी वो आपकी होगी चिनाब। चिनाब की जो लंबाई है मित्रों, चिनाब
जो लंबी नदी है ये 504 किलोमीटर लंबी, हमने आपको दिखाया था 504 किलोमीटर लंबी है। और इस क्रम में जो सबसे छोटी नदी है वो है ब्यास। ब्यास की जो लंबाई है ये 470 किलोमीटर लंबी है। यानी इस क्रम को आप ध्यान रखें। फिर से एक बार क्रम आपको हम दिखा देते हैं, एक बार बता देते हैं, अगर आप कहेंगे तो लिख के दिखा देते हैं। चलिए देखें इस क्रम को। सबसे पहले जो सबसे पहला क्रम होगा वो होगा सतलज का। उसके बाद अगर आप देखें तो झेलम होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो रावी होगी। उसके बाद अगर आप देखें तो चिनाब होगा। उसके बाद सबसे लास्ट में आपकी ब्यास नदी आएगी। यानी इन 5 नदियों में सबसे छोटी ब्यास है और सबसे बड़ी सतलज है। बीच में अगर अरेंजमेंट पूछेगा तो ध्यान रखिएगा, सतलज के बाद आपकी झेलम, झेलम के बाद रावी, रावी के बाद चिनाब और चिनाब के बाद आपकी ब्यास आएगी। ठीक है दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही। आपसे मिलेंगे हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। और जहाँ तक हो सके आप मैक्सिमम एफर्ट करते रहिए, पढ़ते रहिए, दोहराते रहिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक फैलाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है दोस्तों, तब मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।